हेलो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्रपाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति। तो दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा की सामान्य अध्ययन विषय के साथ, या फिर टेट, सी टेट, सुपर टेट, या फिर किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके ज्ञानवर्धन में सहायक होगी। तो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे पाषाण काल और सिंधु सभ्यता और वैदिक काल की। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में पाषाण काल, सिंधु सभ्यता और वैदिक काल से रिलेटेड कुछ फैक्ट दे रखे हैं, पॉइंट वाइज क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। तो ये किसने किया था दोस्तों? ये किया था थॉम्सन ने। तो दोस्तों, कोपेनहेगन संग्रहालय, ये कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है, जहाँ पे संग्रहालय स्थित है। तो जहाँ पे जो सामग्री थी उसको 3 काल में बांट दिया थॉम्सन ने। इनको जे थॉम्सन कहते हैं, इनका पूरा नाम जर्गेनसन थॉम्सन। और दोस्तों, इन्होंने ये किया कब था? ये किया था इन्होंने 1820 ईस्वी में। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री को का त्रियुगीन विभाजन कौन कौन सा? पाषाण, कांस्य और लौह युग में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है दोस्तों आदमगढ़ से सबसे प्राचीन सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और दोस्तों, ये आदमगढ़ है जो भीमबेटका पुरातात्विक स्थल है, भीमबेटका से 40 किलोमीटर दूर, तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। कहाँ? होशंगाबाद जिले में, एमपी के होशंगाबाद। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, किस पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। यानी कि ये सभ्यता, मतलब यहाँ पे वो स्थल दिखाता है कि यहाँ पे पाषाण काल में भी लोग रहते थे और हड़प्पा सभ्यता में भी रहते थे। तो वो कौन सा स्थल है दोस्तों? वो है मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ आधुनिक बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। और दोस्तों, मेहरगढ़ से सबसे पहले प्राचीनतम कृषि खेती करने के, कृषि के और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों, यहाँ के जो लोग कृषि करते थे वो सबसे पहले कृषि करते किसकी थे? कृषि में ये लोग गेहूँ और जौ की कृषि करते थे। ठीक है जी। ठीक, और पशुपालन भी करते थे लोग। तो पशुपालन में कौन से पशु पालते थे? भेड़ और बकरी। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों, लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। ठीक है, और इस साइट की खोज किसने की थी? इस साइट की खोज की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और कनिंघम को दोस्तों भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक भी माना जाता है। तो उन्होंने खोज की थी इस साइट की। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? तो दोस्तों, ये लोग दफनाते थे उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर की ओर सर, दक्षिण की ओर पैर करके दफना देते थे। मानव द्वारा सर्वप्रमुख प्रयुक्त अनाज था दोस्तों, ये अनाज था जौ। अभी मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य मिले सबसे पहले, और उन्होंने सबसे पहले क्या उगाया था? जौ और गेहूँ। ठीक है, तो सबसे प्रमुख अनाज जो था, इनका मुख्य अनाज था वो जौ था। ठीक है, अगला पॉइंट है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की कृषि यानी कि खाने वाले अन्न का उत्पादन शुरू किया था कब से? नवपाषाण काल से। ठीक है, नवपाषाण काल। और ये सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? मेहरगढ़ से। ठीक है, ये नवपाषाण काल। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों, जो खुदाई से जो प्रमाण प्राप्त हुए उनसे क्या पता चलता है कि पशुपालन सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों, ये मध्य पाषाण काल से प्रारंभ होता है। तो अभी हमने ऊपर देखा कि सबसे पहले पशुपालन कहाँ होता था?
आदमगढ़ से मिले हैं पशु। और ये एक मध्य पाषाणिक साइट है ना, जहाँ पे ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। यहाँ पे सबसे पहले पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, ये आदमगढ़। तो यही है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। ठीक है, कृषि के सबसे पहले उगाया क्या, गेहूँ और जौ, अभी ऊपर देख चुके हैं। अगला पॉइंट है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। सबसे पहले मानव सभ्यता जो दोस्तों बस विकसित हुई थी वो नर्मदा घाटी पे हुई थी। नर्मदा घाटी में सबसे पहले मानव को साक्ष्य मिलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो चालकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को। और दोस्तों ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, कैल्कोलिथिक। ठीक है, कैल्कोलिथिक। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे के लिए। हमारा आगे का तो अगला टॉपिक है सैंधो सभ्यता। इसमें हम लोग सैंधो सभ्यता के बारे में देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था। तो दोस्तों 3 भागों में कौन सा हड़प्पीय नगर विभक्त था, ये था धौलावीरा। ये धौलावीरा दोस्तों स्थित है गुजरात के कच्छ जिले में, स्थित है। और दोस्तों ये 3 भागों में विभक्त था। तो इसके 3 भाग कौन से हैं, पहला इसका दुर्ग भाग है दोस्तों, ये जो 3 भागों में विभक्त था, दुर्ग भाग। दूसरा मध्यम नगर, तीसरा है इसका निचला नगर। तो दोस्तों दुर्ग भाग में जो वहाँ का अति विशिष्ट लोग होते थे, जैसे राजा हो गए, वो लोग दुर्ग भाग में रहते थे। ठीक है, अति विशिष्ट लोग रहते थे दुर्ग भाग में। और मध्यम नगर में दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे वहाँ के, उनके लिए नगर रहा होगा, जो मध्यम नगर में रहते थे। और निचला नगर आम लोगों के लिए था, ऐसा माना जाता है। और दोस्तों ये मध्यम नगर की व्यवस्था सिर्फ धौलावीरा में ही देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये प्राप्त हुआ है दैमाबाद। और दोस्तों ये दैमाबाद साइट जो है ये महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में है, और ये जो गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी के तट पे है ये दैमाबाद। ठीक है, यहाँ से क्या मिला है, तांबे के रथ। अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो स्थित है दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, जिसको पूर्वोत्तर पाकिस्तान के सिंध या इनके पंजाब प्रांत में स्थित है क्या, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा का बंदरगाह है दोस्तों लोथल। और अगला पॉइंट है, किस पशु का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो इसमें गाय का नहीं हुआ है। इसका मतलब ये लोग कि ये लोग गाय के बारे में नहीं जानते थे, गाय को नहीं पालते थे। ऐसा हो सकता है क्योंकि इसमें जो मुहरें प्राप्त हुई हैं उसमें जो एक श्रृंगी पशु है, इनकी मुहरों में मुख्य रूप से एक श्रृंगी पशु वो पाया जाता है। भैंस, बाघ, बकरी, हाथी, इनकी मुहरों में, और इसके अलावा अन्य पशुओं के भी इनकी मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में इनका चित्रांकन किया गया है। लेकिन दोस्तों गाय का नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन गाय है, तो गाय को हम लोग नहीं कर देंगे। कभी कभी विकल्प में भी आ जाते हैं, सारे पशुओं के नाम लिख के आ जाएंगे, तो जिसमें एक श्रृंगी पशु दे दिया, भैंस दे दिया, बाघ दे दिया और गाय भी दे दिया साथ में, तो दोस्तों गाय हमारा नहीं होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनान राज्य था। तो ईसा पूर्व की 2वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में जो स्थापित भारत और यूनान, ठीक है, भारत और यूनान के द्वारा स्थापित राज्य वो था बैक्ट्रिया। ठीक है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। तो दोस्तों इसमें जो जितने ही आभूषण वगैरह प्राप्त हुए हैं, चीज़ें प्राप्त हुई हैं, उसमें
वो चांदी की ही ज़्यादातर प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों इसमें चांदी के साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। अगला पॉइंट है स्थापित सिंधु सभ्यता जिन नदियों के तट पे बसी थी वे थी। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता बसी थी सिंधु नदी के तट पे, जिसके नाम से इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा, और चेनाब नदी के तट पे और झेलम नदी के तट पे। ठीक है। अगला पॉइंट है गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य। तो दोस्तों ये धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से मिले हैं, लहुरा देव से। और दोस्तों इसकी खुदाई सन 2000 से 2008-9 तक की गई। तो इसमें धान की भूसी वगैरह यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे धान की खेती पहले सबसे पहले माना जाता था कि धान की खेती में चीन में सबसे पहले होती थी, चीन को सबसे प्राचीनतम वो माना जाता था। लेकिन जब से ये लहुरा देव वाला खोज हुई तब से ये उससे भी पुराने प्रमाण मिले हैं कि यहाँ पे होती थी सबसे पहले धान की खेती लहुरा देव में। ठीक। अगला पॉइंट है हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो दोस्तों शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। ठीक है, धौलावीरा से। अगला पॉइंट है सिंधु घाटी की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो दोस्तों काफ़ी विकसित सभ्यता थी। यहाँ पे अच्छी नगर व्यवस्था भी मिलती है। यहाँ पे देखो घरों में कुएं भी मिलते हैं, कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है सिंधु घाटी का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तो दोस्तों इसमें सिंधु घाटी का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तो जो हड़प्पा वाला स्थल है, हड़प्पा स्थल, ये हड़प्पा ये इसमें पूर्वोत्तर पाकिस्तान पंजाब प्रांत में है। ठीक है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये प्राप्त होती है अरिकमेडू से। इससे पता चलता है कि हमारे रोम के साथ व्यापारिक संबंध थे। और ये पांडिचेरी में है अरिकमेडू, पांडिचेरी। अगला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह था। तो ये लोथल था। अगला पॉइंट है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया जिस नदी का दोस्तों वो नदी है सिंधु। सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता दोस्तों आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, आद्य ऐतिहासिक। तो दोस्तों इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक युग और आद्य ऐतिहासिक युग और ऐतिहासिक युग। तो प्रागैतिहासिक में वो रखे जाते हैं जो उस समय को रखा गया जहाँ से हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त ही नहीं हुए हैं, वो प्रागैतिहासिक में आते हैं। और आद्य ऐतिहासिक में जिसमें लिखित साक्ष्य मिले तो हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है, तो वो आद्य ऐतिहासिक में आते हैं। और ऐतिहासिक युग की लिपि को पढ़ लिया गया है। तो दोस्तों इसमें जो सिंधु सभ्यता में हमें कुछ लिखित साक्ष्य मिलते तो हैं और इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ठीक है, सिंधु सभ्यता। अगला पॉइंट है हमारा हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। तो हड़प्पा की जानकारी दोस्तों इसकी खुदाई, इसमें जो पुरातात्विक स्थलों की खुदाई की गई उससे जो चीज़ें निकली हैं उनके आधार पर ही इसके बारे में जो जानकारी मिली है वो उसी का संग्रह किया गया है। दोस्तों यही खुदाई ही इसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ठीक है। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का जो लोथल, इनका जो बंदरगाह है, बंदरगाह लोथल, ये गुजरात के भाल क्षेत्र में, गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। भाल, ठीक है, क्षेत्र में स्थित है। तो ये भारत में ही है। और दोस्तों लोथल की खोज की गई थी 1954 ईस्वी में। ठीक है, 1954। ये बंदरगाह है हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का। अगला पॉइंट है प्राचीन काल में आर्यों की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। तो दोस्तों आर्यों की जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत कृषि था। सबसे पहले कृषि करते थे।
अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? तो दोस्तों महान स्नानागार प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। अगला पॉइंट है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता से मतलब कोई औजार वगैरह नहीं मिले हैं, हथियार वगैरह नहीं मिले, जिससे तो चले युद्ध वगैरह भी करते थे, तो इसी में इनको इसका ज्ञान नहीं था, इसलिए ये वैदिक संस्कृति से, वैदिक सभ्यता से भिन्न थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट है किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो दोस्तों हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पे नहीं मिलता है घोड़े का। ठीक है, घोड़े का नहीं मिलता है। दोस्तों अभी एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि किस पशु का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ? तो उसमें गाय था, तो उसमें घोड़ा भी थे, एक और आ गया जो नहीं था वो घोड़ा। वो जो थे वो कौन था? एक श्रृंगी पशु, भैंस, बाघ, बकरी, हाथी, ये थे। ठीक है, और जिसमें एक श्रृंगी पशु मुख्य था, जो उसमें ज़्यादातर में यही पाया गया है। अगला पॉइंट है हमारा भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल दोस्तों ये है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। अगला पॉइंट है एक जूते खेत की खोज। एक जूते खेत की खोज की गई कालीबंगा में। ठीक है, कालीबंगा से दोस्तों जूते खेत की खोज हुई है। अगला पॉइंट है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो दोस्तों ये सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। इसमें तो कोई मंदिर वगैरह नहीं प्राप्त हुए दोस्तों यहाँ से, लेकिन मूर्तियाँ, कुछ मूर्ति प्राप्त हुई जिसमें किसी मनुष्य में 4 जानवरों के सिर लगे हुए हैं। तो उस ऐसी मूर्तियों को देख के पता लगता है कि शायद ये पशुपति की पूजा करते थे, इसीलिए ये पूजा करते थे पशुपति की। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य लक्षण कौन से हैं? तो इसको किस लिए जानते हैं? इसको जानते हैं तो दोस्तों ये जानी जाती थी नगर नियोजन, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी उसके नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। तो दोस्तों इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा किस सभ्यता से संबद्ध है? हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है दोस्तों। अगला पॉइंट है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो दोस्तों इसमें जो मिट्टी के बर्तन हैं उनमें लाल और काला, ठीक है, लाल और काला रंग का प्रयोग हुआ है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो दोस्तों ये कहाँ पे पता चलता है? धौलावीरा, धौलावीरा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली है, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, अगला पॉइंट है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मातृशक्ति, तो दोस्तों कुछ मूर्तियाँ ऐसी प्राप्त हुई जिससे पता चलता है कि लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को तो अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका, तो उससे कुछ पता ही नहीं चलता, तो साहित्य जैसा कोई स्रोत नहीं है, बस उसमें जो नगरों के अवशेष प्राप्त हुए उसी से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। तो उसमें क्या है? नगरों के अवशेष। ठीक है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो जो खुदाई हुई है मोहनजोदड़ो हड़प्पा की, तो इसकी खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। और ये अगला है रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह है सौराष्ट्र, सौराष्ट्र गुजरात। ठीक है, सौराष्ट्र गुजरात को कहते हैं, तो रंगपुर सौराष्ट्र गुजरात में है। और दोस्तों यहाँ की खुदाई रंगनाथ राव ने की थी। ठीक है, रंगपुर की खुदाई रंगनाथ राव, ठीक है, ने की थी। और ये की थी इन्होंने कब? 1953-54 में। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो दोस्तों वृषभ
यानी कि बैल की मुद्रा प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले काल की ओर, जो हमारा वैदिक काल। वैदिक में पहला क्वेश्चन है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। तो दोस्तों इसमें होता का संबंध ऋग्वेद से, जो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र या होता कहते थे। अगला पॉइंट है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र, और इसका संबंध सूर्य देवता से है। जो गायत्री मंत्र है ये सूर्य यानी कि सविता, उसमें सूर्य देवता को समर्पित है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। तो वर्ण व्यवस्था का सबसे पहले उल्लेख दोस्तों, वर्ण का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में। और दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है वेदों की संख्या। तो वेदों की संख्या कितनी है, वो 4 है। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो जादुई माया और टोने टोटके आदि का वर्णन दोस्तों किसमें है, अथर्ववेद में है, अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य का मतलब दोस्तों होता है श्रेष्ठ। ठीक है, अच्छा व्यक्ति या श्रेष्ठ व्यक्ति। ठीक है, तो ये आर्य इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को, जो लोग श्रेष्ठ होते थे उनको आर्य कहा जाता था। तो अगला है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा जिस नदी का वर्णन किया गया है वो है सिंधु नदी। ठीक है, कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो दोस्तों ये प्राचीन भारत की नारी दार्शनिक थी लोपामुद्रा, जिन्होंने ऋग्वेद में पहले दूसरे मंत्र का रचना की थी। और दोस्तों ये लोपामुद्रा महर्षि अगस्त्य की पत्नी थी, महर्षि अगस्त्य की पत्नी। और अगला पॉइंट है, कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। दोस्तों वेदोत्तर काल में ये आश्रम व्यवस्था थी, ये ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, इसको प्रथा चतुष्ट के नाम से जानते हैं। ये वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। और दोस्तों इसमें जो ब्रह्मचर्य, ये प्रारंभिक मनुष्य के जीवन की पूरी आयु को 100 वर्ष का मान के इन चारों आश्रमों का विभाजन किया गया था, जिसमें मनुष्य के जीवन के प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के होते थे, और उसके बाद 25 से 50 वर्ष, उसके 25 से लेकर 50 तक के, जब वो विवाह के पश्चात गृहस्थ आश्रम में जाता था तो 25 वर्ष उसके गृहस्थ आश्रम के होते थे। उसके बाद 25 वर्ष उसके 50 से 75 तक 25 वर्ष उसके होते थे वानप्रस्थ के, जिसमें वो संन्यास की तैयारी करता था। और ये उसके 75 से 100 के बीच के उसके वर्ष होते थे संन्यास के, जिसमें वो लोग घर छोड़ के सन्यासी हो जाते थे। ठीक है, अगला है पॉइंट हमारा, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो दोस्तों अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक इन नदियों का कुभा और कुरमू नदी का उल्लेख है। ठीक है, कुभा और कुरमू। अगला पॉइंट है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता था। तो दोस्तों गाय को अघन्या, यानी कि जिसको मारा नहीं जा सकता, गाय को अघन्या माना जाता था। ठीक है, अगला पॉइंट है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। दोस्तों आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ है। ठीक है, श्रेष्ठ या अच्छा होता है इसका अर्थ। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो दोस्तों मनुस्मृति दोस्तों मनुस्मृति से मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति का संबंध समाज व्यवस्था से। दोस्तों मनुस्मृति में समाज को चलाने के नियम, ठीक है, और जाति व्यवस्था आदि का वर्णन था, तो ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी दोस्तों ब्राह्मी। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद से प्राप्त होता है। ठीक है,
कठोपनिषद। दोस्तों ये नचिकेता और यम का संवाद, ये नचिकेता की कहानी तो पढ़ी ही होगी आप लोगों ने। नचिकेता ऋषि वाजश्रवा के पुत्र थे और इन्होंने वाजश्रवा ने विश्वजीत यज्ञ किया था जिसमें वो बूढ़ी गाय दान में दे रहे थे। तो नचिकेता ने पूछा कि उसमें मतलब विश्वजीत यज्ञ में सारी संपत्ति दान करनी होती है। तो नचिकेता ने पूछा कि मुझे आप किसको दान करेंगे। तो उन्होंने गुस्से में कह दिया था कि मैं तुम्हें यम को देता हूँ। तो वो यम के पास चले गए थे। इस पूरी कहानी का वर्णन दोस्तों, और फिर वहाँ पे नचिकेता और यम के बीच में जो संवाद होता है उसका वर्णन कठोपनिषद में दिया गया, कठोपनिषद में। ठीक है, अगला है पॉइंट हमारा, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो राजा शासक थे कैकेयी के। ठीक है, कैकेयी के। और जो सावित्री और सत्यवान की दोस्तों आपने कहानी सुनी होगी, उसमें जो सावित्री थी, ये सावित्री राजा अश्वपति की पुत्री थी, राजा अश्वपति की पुत्री थी, जिन्होंने सत्यवान से विवाह किया था। और इनकी कहानी स्त्री के, एक पतिव्रता स्त्री की सतीत्व की कहानी है, जिसमें उन्होंने किसी सत्यवान के प्राण बचाए उसके बारे में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये राजा अश्वपति की पुत्री थी। और इसमें आगे अगला पॉइंट हमारा, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो दोस्तों ऋग्वेद पे आधारित सामवेद है। और ऋग्वेद में दोस्तों यही सब यज्ञ करने के नियम और उसका संगीत, मुख्यतः संबंध इसका संगीत से है। संगीत का जन्मदाता माना जाता है ऋग्वेद का। अगला हमारा है सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद दोस्तों हमारा सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। ठीक है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, आयुर्वेद या जीवन विज्ञान का, जीवन का विज्ञान। ठीक, इसका उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में आयुर्वेद है जो दोस्तों, वो अथर्ववेद का उपवेद है। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी। तो दोस्तों ये विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में। ठीक है, अगला पॉइंट है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं इंद्र को। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र जो हैं वो इंद्र देवता इंद्र को समर्पित हैं। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो दोस्तों मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद में। और दोस्तों मोक्ष उस अवस्था को कहते हैं जब व्यक्ति या जीवात्मा जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है उसको, तो कहते हैं उसको मोक्ष प्राप्त हो गया है। तो इसकी चर्चा की गई है उपनिषदों में। ठीक है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ। गोत्र का शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ कहाँ पे, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में दोस्तों गोत्र शब्द का अर्थ होता है गायों का झुंड, गायों का झुंड। ठीक है, और अगला पॉइंट है, उपनिषदों का मुख्य विषय है। तो उपनिषदों का मुख्य विषय है दोस्तों दर्शन, दर्शन शास्त्र। ठीक है, अगला पॉइंट है, क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। तो आर्य शब्द का अर्थ तो हम लोग कई बार क्वेश्चन आ चुका है, एक उत्तम व्यक्ति, एक श्रेष्ठ व्यक्ति ना। अगला है, किसमें पुनर्विवाह वर्जित है। तो दोस्तों मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। ठीक है, तो दोस्तों मनुस्मृति के जितने भी नियम थे बहुत ही कड़े थे, कठोर थे, तो वहाँ पर पुनर्विवाह की मान्यता तो दे ही नहीं सकते, तो इसमें वर्जित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की। गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र ने। भारत के राज्य चिन्ह पे अंकित सत्यमेव जयते किस पुस्तक में है। ठीक है, तो दोस्तों ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। और जो दोस्तों ये मुंडकोपनिषद है ये अथर्ववेद का उपनिषद है। ठीक है, जब हम लोगों ने इतिहास का स्रोत पढ़ा था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ये अथर्ववेद का उपनिषद है, मुंडकोपनिषद, जिसमें हमारा ये राज्य चिन्ह, ये अंकित जो राज्य चिन्ह पे जो अंकित शब्द है कौन सा, सत्यमेव जयते, ये लिया गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है तो सत्य की ही जीत होती है। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल, तो दोस्तों ये समर्पित है सोम और इस पेय पर नामांकित, सोम एक पेय है जिस पे नामांकित देवता को समर्पित है ऋग्वेद का नवा मंडल। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया। 10 राजाओं का युद्ध दोस्तों, इसको 10 राग युद्ध भी कहते हैं। ये लड़ा गया परुश्रेणी, मतलब आधुनिक रावी नदी, इसको रावी नदी कहते हैं। अभी परुश्रेणी नदी पर लड़ा गया।
और दोस्तों ये लड़ा गया था, इसमें एक पुरु कबीला था, दो पक्ष थे। पुरु कबीला जिसके राजा सुदास थे, जिसके प्रमुख राजा सुदास थे, और इनके साथ थे ऋषि वशिष्ठ। और दूसरी तरफ थे जो मित्र पक्ष जिसमें 10 राजाओं का समूह था, और इनके साथ मित्र पक्ष समुदाय और 10 राजा, जिसमें ये मित्र पक्ष वो थे जो 10 राजा थे, उनका समूह मित्र पक्ष समुदाय था। और इनके साथ में इनके सलाहकार थे विश्वामित्र। तो इनके बीच ये लड़ा गया था, और इसमें विजय हुई थी राजा सुदास, जिससे फिर भारत पे आर्यों का वर्चस्व स्थापित हो गया, और ये हमारे देश का नाम भारत हो गया आगे चल के। तो ये इसको 10 राग युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 10 राजा जो थे वो हार गए थे। अगला पॉइंट है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में जो प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी दोस्तों, वो आधारित थी वंश परंपरागत राजतंत्र, यानी कि राजा, पहले एक राजा है, राजा का पुत्र राजा बनेगा, फिर उसका पुत्र राजा बनेगा, ठीक है। तो वंश परंपरागत राजतंत्र था वैदिक युग में। अगला पॉइंट है किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामी और सिंधु घाटी के मध्य व्यापारिक संबंध पता चलते हैं। ये बैल, जो मुहर पे आकृति मिली है इस पशु की, वो है बैल, वृषभ मुद्रा। वैदिक युगीन सभा क्या है दोस्तों? राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। ये दोस्तों जो सभा थी वैदिक युग में, ये एक जनतांत्रिक संस्था थी, जिसे सभा समिति कर इस तरह की कई संस्थाएं थी, जनतांत्रिक समितियाँ, जो राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा होती थी, उस सभा, ठीक है। ये वैदिक युगीन सभा का संबंध से। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो दोस्तों यज्ञ संबंधी विधि विधानों की चर्चा की गई है यजुर्वेद में। और हमारा आखिरी पॉइंट है किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है छांदोग्य उपनिषद में, जिसमें देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जो इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, जिसमें हम लोग अभी कुछ MCQs टाइप क्वेश्चन और कुछ और फैक्ट्स जो इन टॉपिक से रिलेटेड हैं वो जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत